जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे, एक ऐसे बुक की बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर S1 और S2 है ये आपके 70 मार्क्स के होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसके अलावा बाकी जो भी आपके बचे हुए 6 पेपर होंगे वो आपके 35 मार्क्स यानी कि 75 नंबर के होंगे, 35 नंबर के होंगे। लेकिन ये जो S1 और S2 है ये आपके 70 मार्क्स के होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे S1 जो कि हमारा है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि इस यूनिट का इस बुक का 2 यूनिट हम लोग ऑलरेडी लॉकडाउन पीरियड में कवर कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको समाप्त किया जाए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। इसके जो भी यूनिट है यहाँ से अच्छे मार्क्स हमको मिल सकते हैं क्योंकि 70 मार्क्स का है, तो इसको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग इसको पहले समाप्त करेंगे फिर हम लोग S2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। अगर आपने इस S1 का यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस में जाके वहां से सर्च कर सकते हैं। आपको दोनों वीडियोस अवेलेबल है, उसको बढ़िया से देखिए, कुछ पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करिए और अपने हैंड नोट जरूर आप लोग बनाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे S1 का यूनिट 3, ठीक है, जो कि है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ, खासकर इस यूनिट को समझने के लिए। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि खुला प्रश्न और बंद प्रश्न क्या होते हैं। तो फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ कि बंद प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिसका एक शब्द में उत्तर होता है या एक लाइन में उत्तर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है तो बच्चा तुरंत एक शब्द में जवाब देगा, चार्ल्स बेबेज। मतलब क्या हुआ कि इसका 1 लाइनर या 1 वर्ड का आंसर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद प्रश्न। लेकिन दूसरा होता है खुला प्रश्न। खुला प्रश्न वैसा प्रश्न जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसका आंसर कितने शब्दों में दिया जा सकता है, इसके कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसको कितने तरीके से दिया जा सकता है, इसका कोई सटीक नहीं है, सटीकता नहीं है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। वैसे प्रश्न हम लोग बोलते हैं खुले प्रश्न। तो इस प्रश्न को बताने का मकसद क्या है इस यूनिट में फ्रेंड्स, ये जो यूनिट है आपका आप देख सकते हैं इसमें जो भी बातें कही गई है ये सब आपके थ्योरेटिकल है। इसमें कहीं से कोई प्रैक्टिकली बात नहीं कही गई है। सबके सब आपको अपने हिसाब से जनरेट करना है, आपको अपने हिसाब से प्रोड्यूस करना है वर्ड को और वहां पे आपको पेज में लिखते जाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला कि खुला प्रश्न। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपने नोट्स में, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उस पॉइंट को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप समझने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा कि चीजें कह क्या रही हैं और इसमें आपको अपने से ही बना के लिखना है। अगर आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स तो ये आपकी भूल होगी क्योंकि आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं जो भी बातें बोलूंगा उसको आप समझने का प्रयास करिएगा, तभी जाके आप इस यूनिट में एक अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा क्योंकि इसका 2 पार्ट में ये आपका वीडियो जो है ये यूनिट है वो खत्म होगा। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, क्या है यहाँ पे 2 चीज है, एक राजनीतिक और एक संवैधानिक। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है हमारे देश में शिक्षा को लेके और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संदर्भ में इस यूनिट को लिखा गया है या बनाया गया, उसके संदर्भ में बनाया गया है। तो जो पहला यूनिट है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एजुकेशन को लेके कौन कौन से शैक्षणिक प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रावधान का मतलब समझिए, प्रावधान का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको हम लोग को समझना है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर खासकर कौन कौन सी बातें कही गई है। ठीक है ना, उसी को समझना है और उसी को एग्जाम में लिखना है। तो प्रावधान का मतलब क्या हो गया, नियम कानून। जो नियम कानून बनाए जाते हैं, संविधान का जब निर्माण किया गया था जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत सारे नियम कानून बनाए जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रावधान। क्योंकि टर्म को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब आप चीजों को समझ पाइएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो
भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो सीधे सीधे कहा गया है कि यह राज्य का एक हिस्सा है, राज्य का एक भाग है। मतलब शिक्षा को राज्य अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकती है, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकती है, मतलब अपने हिसाब से बना सकती है और अपने हिसाब से चला सकती है। मतलब ये सीधे सीधे किसको, तो राज्य का अधिकार दे दिया गया। इस पे केंद्र का कोई अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है ना। ये जो राज्य का जो अधिकार है फ्रेंड्स, ये है हमारे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक संवर्धित सूची है, वहां से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो शिक्षा है वो राज्य का हिस्सा है, राज्य का भाग है, ठीक है ना। सब इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये 7वीं अनुसूची में लिखा गया है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में लिखा गया है कि जो शिक्षा है वो संवर्धित सूची का हिस्सा है, जिसमें जो शिक्षा होगी वो राज्य के अधीन होगी, राज्य का हिस्सा होगी या राज्य का भाग होगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से प्रावधान है, मतलब कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं भारतीय संविधान में शिक्षा को लेके। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और कुछ मैंने नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्लो करके नोट्स बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो। चलिए बात करते हैं कौन कौन से नियम कानून है। तो सबसे पहला नियम जो बनाया गया था वो था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फ्रेंड्स ये आपके संविधान के धारा 45 में भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ 10 वर्ष के भीतर इसको कंप्लीट कराया जाए। ये धारा 45 में लिखी गई है, जहाँ पे सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मतलब सबको लेना ही है, ये बातें कही गई है संविधान के निर्माताओं के द्वारा। दूसरा है पिछड़े वर्गों की शिक्षा। मतलब आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, जो गरीब तबके के हैं और शिक्षा से वंचित रह गए हैं। ये फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 29 के ख में इसके बारे में चर्चा किया गया है, जहाँ की पिछड़े और गरीब तबके के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से क्या रह गए, वंचित रह गए या शिक्षा के अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं। तीसरा फ्रेंड्स स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा कहने का मतलब कि ये धारा संविधान की धारा 45 के भाग 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है, जहाँ पे शिक्षा को समानता के अधिकार के साथ रखा गया है, जहाँ पे लड़के और लड़कियों को, स्त्री और पुरुष को समान आवेश में समान शिक्षा देने की बात कही गई है। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे स्त्रियों को मतलब क्या बोलते हैं, उपेक्षित नजर से देखा जाता है, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया है। इसी को दूर करने के लिए संविधान के संवैधानिक प्रावधान में इसको स्त्री शिक्षा की बात कही गई है। चौथा है फ्रेंड्स धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा जो है फ्रेंड्स ये आपके धर्म से संबंधित है। मतलब कि संविधान में चूंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत के हर राज्य में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं से कोई दंगा फसाद ना हो, मतलब धर्म के नाम पे लोग लड़ाई ना करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान में लिखा गया है कि हर राज्य को अपना अधिकार है कि वो अपने हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखे। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा गया है कि कोई भी राज्य धर्म की शिक्षा न दे, है ना, मतलब धर्म को शिक्षा से न जोड़े, क्योंकि धर्म क्या है अलग चीज है, शिक्षा एक अलग चीज है। हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यहाँ पे सभी धर्मों को समान निगाहों से देखा जाता है, किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म ज्यादा अच्छा है, मुस्लिम धर्म ज्यादा खराब है, ईसाई धर्म ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, सिख धर्म ज्यादा खराब, ऐसा कहीं से कोई बातें नहीं कही गई, सभी धर्मों को बराबर रखा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसको शिक्षा से न जोड़ा जाए, मतलब इसका शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है कि अगर आप चाहें तो धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में इसको शिक्षा से कहीं भी नहीं जोड़ा गया है। यही धार्मिक शिक्षा के बारे में बात कही गई है, ठीक है। भारत में अनेक धर्म है और उसके पर्याप्त अनुयायी है, हर धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अनुच्छेद 28 में इसके संविधान में ये भी कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा भारतीय जनजीवन का प्राण है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, बहुत ही ज्यादा हमारी आस्था है, लेकिन इसके अलावा संविधान जो कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा के बाद राज्य धार्मिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता है, मतलब संविधान कहीं से नहीं कहता है कि आप अपने शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा को भी इंक्लूड करें या शामिल करें, ठीक ना। यह क्या है, सीधे सीधे इसको व्यक्तिगत कर दिया गया है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, यही हमारा धार्मिक शिक्षा। अगला है फ्रेंड्स पांचवा भाषा संरक्षण तथा भाषा की शिक्षा।
फ्रेंड्स संविधान जब बन रहा था या संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो सबसे ज्यादा विवादास्पद जो टर्म था, जो भाग था, जो बातें थी, वो था हमारा भाषा। यानी कि भाषाओं को लेकर शुरू से ही संविधान में बहुत सारे विवाद हुए, क्योंकि हर राज्य चाहता था कि उसके हिसाब से वहाँ की एक अपनी अलग भाषा हो। इसको लेकर संविधान में बहुत सारे विवाद होते रहे हैं, बहुत सारे वाद विवाद चलते शुरू से आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद 29(1) में भी कहा गया है कि भारत के जो भी राज्य है, जो भी उसका क्षेत्र है, जो भी उसका भाग है, वहाँ के लोग या वहाँ के राज्य चाहे तो अपने हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं या वहाँ पे लागू कर सकते हैं। ये सीधे सीधे राज्य को दे दिया गया है, ठीक है ना। इसमें कहीं से कोई वाद विवाद होने की बात नहीं कही गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 350 के क, ये फ्रेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ अनुच्छेद, इसको आप थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से नंबर आते हैं। तो अनुच्छेद 350 के क में भारतीय संविधान में कहा गया है कि जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में ही दी जाए, ठीक है। तो अनुच्छेद 350 के भाग क में जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देने की बात कही गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 350 के ख में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए शिक्षा की बात कही गई है, उनके लिए क्या किया गया कि एक अलग अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति करने की बात की गई है, जिसकी नियुक्ति सीधे सीधे भारत के जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो उसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है ना, ताकि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा को प्राप्त कर सके। यही होता है हमारा भाषा संरक्षण तथा भाषा की शिक्षा, मतलब भाषा को संरक्षण दिया गया है, भाषा को बचाने की बात कही गई है, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा। फ्रेंड्स हिंदी भाषा क्या है, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 351 भाग क में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। मतलब क्या, हिंदी जो है एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, लेकिन भारत में लगभग 8-10 ऐसे राज्य हैं जो सीधे सीधे हिंदी बोली जाती है वहां पे, इसीलिए हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये अनुच्छेद 351 के क में बात की गई है इसकी, ठीक है ना। अनुच्छेद याद रखिएगा, 351 के क में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंतिम है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा कहने का मतलब कि हिंदी के अलावा जो भी भाषा है वो आपकी प्रादेशिक भाषा में आ जाएंगे। ये बातें अनुच्छेद 345, 46 और 47 में भी प्रादेशिक भाषा पर विचार विमर्श किया गया है, ये हमारे संविधान में कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की उद्देशिका। मतलब कि भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से उद्देश्य थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देशिका। मतलब उद्देश्य कौन कौन से थे कि भारतीय संविधान का, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लेकर बातें की गई थी, उसके कुछ तथ्य हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। तो उद्देशिका की फ्रेंड्स बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ फ्रेंड, तो इसमें कुछ बातें कही गई है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान जो है वो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समानता का अधिकार या बराबरी का अधिकार, ये जो भी बातें कही गई है, या राष्ट्र निर्माण में आपका क्या योगदान रहेगा, ठीक है ना, इस सब के लिए क्या करती है, तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को एक संकल्प दिलाती है कि आप लोगों के लिए जो भी न्याय है, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, या आपका समानता का अधिकार हो, या जो भी अधिकार हो जो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए संविधान संकल्प कराती है, संकल्प करती है, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान की उद्देशिका में जो न्याय है ना, संविधान को जब बनाया जा रहा था तो वहां पे जो न्याय की बातें कही गई, उसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय को, है ना, राजनीतिक न्याय से ऊपर रखा गया है। मतलब कि जो आर्थिक न्याय है और जो सामाजिक न्याय है, जो व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो राजनीतिक न्याय से उसको ज्यादा महत्व दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खासकर हमारे संविधान की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय संविधान का मूल विचार भी था। या दोस्तों याद रखिएगा, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय है, ये हमारे संविधान का मूल विचार था। मतलब इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था संविधान के निर्माताओं के द्वारा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, इसके कौन कौन से तथ्य थे। तो सबसे पहला जो तथ्य था वह है हम भारत के लोग भारत को। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि भारत के संविधान का निर्माण और जो अधिनियम था वो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया, प्रतिनिधियों के माध्यम से तय किया। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना और उनके माध्यम से ही अपने शासन व्यवस्था को बनाया, या अपने जो भी वहाँ के नियम कानून है उसका निर्माण किया। इसमें कहीं से कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी राज्य या बाहरी देश का कोई योगदान नहीं है, कोई हस्तक्षेप
नहीं है। यही कहता है उद्देशिका में कि हम भारत के लोग हैं और भारत को मतलब हम ही लोग हैं और हम ही लोग यहाँ के शासन व्यवस्था को बनाएंगे, हम ही लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, हम ही लोग यहाँ के शासन व्यवस्था को बना के चलेंगे। ठीक है, यही कहता है उद्देशिका। दूसरे उद्देशिका की बात करें तो प्रभुत्व संपन्न। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत क्या एक संपन्न प्रभुत्व देश है या प्रभुत्व संपन्न देश है। ठीक है, मतलब क्या है कि भारत पहले से ही क्या है एक संपन्न देश रहा है, भारत में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, तो प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। मतलब भारत जो है किसी दूसरे देश के कभी अधीन नहीं रहा है। ठीक है ना। हाँ, 1947 से पहले वो जरूर गुलाम था, लेकिन 1947 के बाद भारत क्या हुआ, तो कभी किसी दूसरे देश का अधीन नहीं रहा है। वो अपना जो भी फैसला है स्वयं से लेता है, चाहे वो आंतरिक मैटर हो, मतलब आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, वो किसी दूसरे देश पे या किसी दूसरे व्यक्ति पे कभी डिपेंड नहीं रहा। यही कहता है उद्देशिका में। ठीक है, अगला है धर्मनिरपेक्ष। अभी फ्रेंड्स मैंने डिस्कस किया कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया गया। किसी धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, किसी धर्म को ज्यादा नीचे नहीं दिखाया गया, मतलब सबको क्या किया गया, तो बराबर नजरों से देखा गया, बराबर नजरों से रखा गया है। ठीक है ना, इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं समाजवादी। ये भी उद्देशिका का एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। समाजवादी कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, कि भारत जो है, भारत में ना जो भी जमीनी विवाद है या जो भी उद्योग है, उसमें क्या होता है, हमेशा से एक विवाद चलते आ रहा है कि भाई इसका जो बंटवारा है वो सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना, मतलब विषमता ना हो बंटवारा में, या जो भी जमीन है या उद्योग है उसमें कोई विवाद ना हो, विषमता ना हो, उसी के लिए समाजवादी नियम का निर्माण किया गया है। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, ये सही बात है कि जो समाज में संपदा है, मतलब जो संपत्ति है वो हमेशा से पैदा होती रही है और उसके लिए हमेशा से उसका क्या हुआ, उस पर विवाद होते रहा, लड़ाई झगड़ा होते रहा, उसका बंटवारा समान रूप से दोनों पक्ष में किया जा सके, इसी बात की चर्चा करता है कौन, तो समाजवादी। अगला है लोकतांत्रिक। हम सभी जानते हैं कि भारत कैसा देश है, तो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि लोकजन्य, मतलब लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को बनाना, अपने प्रतिनिधियों को चुनना, चुनाव का इस्तेमाल करना, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना और उस अधिकार के आधार पे अपने प्रतिनिधि का चयन करके शासन व्यवस्था को बनाना, ये क्या कहलाता है, तो लोकतंत्रात्मक कहलाता है। ठीक है ना, इसमें सभी लोगों को बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वो अपने राजनीतिक अधिकार के हिसाब से अपने चुनाव मताधिकार का प्रयोग करके अपने शासक को चुनते हैं और उसी के हिसाब से शासन व्यवस्था को बनाते हैं। गणराज्यता का मतलब फ्रेंड्स वही हो कि भारत एक गणराज्य देश है। ठीक है, जहाँ पे शासन का जो प्रमुख है वो लोगों के द्वारा ही चुना हुआ व्यक्ति होता है। इसमें कोई राजा का कोई बेटा नहीं होता है, कोई राजवंश का उत्तराधिकारी नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या था कि वहाँ पे वंशज चलते आ रहे थे, एक राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। भारत एक गणराज्य देश है जहाँ पे लोग अपने हिसाब से अपने ही बीच के लोगों को चयन करते हैं और उनके हिसाब से क्या करते हैं, तो शासन व्यवस्था को बनाते हैं, ताकि कोई उनका वंशज या कोई राजा का बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं न्याय। फ्रेंड्स, न्याय की बात करें तो अभी मैंने कहा कि भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय है या जो आर्थिक न्याय है उस पर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखा गया, उसको मतलब ज़्यादा विचार किया गया। तो जो भी यहाँ पे न्याय की बातें की गई है वो सबके लिए क्या है, न्याय बराबर है, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, सबके लिए बराबर न्याय की बात की गई है। न्याय सबके लिए बराबर है। स्वतंत्रता की बात करें फ्रेंड्स, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी संविधान में लिखा गया है कि भाई सबको स्वतंत्रता का अधिकार, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे जाके रह सकते हैं, कहीं पे अपना बच सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पे कोई भी उद्योग कर सकते हैं, कहीं पे भारत के किसी राज्य में आप कहीं भी शादी विवाह कर सकते हैं, मतलब अपना जीवन यापन आप किसी भी राज्य में कर सकते हैं। ये सब आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ये भी उद्देश्य का बात कही गई है। अगला है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब होता है कि जो कानून बनाए गए हैं ना, जो आपके लिए कानून है, पुलिस का जो कानून समझते हैं ना, वो सबके लिए क्या समान है। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का खून करता है तो वो जो खून का जो धारा लगेगा उस पर भी वही लगेगा जो एक गरीब तबके के लोगों के ऊपर लगता है। मतलब क्या है, कानून सबके समक्ष क्या है, तो बराबर है। इसी को बोलते हैं समता का अधिकार। मतलब जो कानूनी अधिकार है वो सबके लिए क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगा, जो दंड होगा वो कम हो जाएगा, हम लोगों के लिए वो दंड बराबर रहेगा, ये बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए जो कानून है वो क्या है, बराबर है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया। ठीक है ना, ये कुछ 9 उद्देशिका है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इस पॉइंट्स के आधार पे आप लोग अपने हिसाब से भी चीजों को इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला हम लोग का शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पृष्ठभूमि।
इसको समझते हैं फ्रेंड्स। फिर वही बात हो रही है शिक्षा। दूसरा टर्म है सार्वभौमिकरण। और पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि भाई पहले से क्या चलते आया, हम लोग पहले क्या थे, क्या क्या चेंजेस किए और अभी क्या है, कौन कौन से लोगों ने इसमें योगदान दिया। तो शिक्षा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, एजुकेशन। सार्वभौमिकरण जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको ना सभी लोगों के बीच में ले जाना है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सभी लोगों के बीच शिक्षा को क्या करना है, तो सार्वभौमिकरण करना है। मतलब क्या करना है, लोकव्यापी, सभी लोगों के बीच में शिक्षा चला जाए, यही हमारा उद्देश्य था। तो ये जो टॉपिक है इसी पे आधारित है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे हुआ, ठीक ना, उसका क्रम क्या रहा, समावेशी शिक्षा का क्रम क्या रहा। हाँ, यहाँ पे ये भी सवाल कर सकता है कि शिक्षा के समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं। समावेशीकरण का मतलब होता है कि शिक्षा जो है ना समान आवेश में सभी को बराबर बराबर दिया जाए, उसी को बोलते हैं समावेशीकरण। यानी कि सार्वभौमिकरण का अर्थ ये होगा कि जो शिक्षा है वो सबको बराबर बराबर मिल सके, एक जैसा शिक्षा सबको मिल सके। तो उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, पृष्ठभूमि करने का मतलब क्या, यहाँ से हिस्ट्री की बात कर रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप सभी जान रहे हैं कि भारत जो था पूरे विश्व में विश्व विख्यात था, खासकर शिक्षा की बात करें तो, क्योंकि भारत एक बहुत ही प्रगतिशील देश रहा है, खासकर शिक्षा में। बहुत से विद्वान, बहुत से वैज्ञानिक बोल सकते हैं या जो शिक्षाविद रहे वो हमारे भारत देश में ही जन्म लिए हैं और उन्होंने शिक्षा को बहुत ही ज्यादा आगे लेकर गए हैं। बल्कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो भारत रहा है वो हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहा है शिक्षा के प्रति कि आप हमारे देश में आइए और यहाँ से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हासिल करिए, ठीक है ना। तो भारत का जो शिक्षा का जो पृष्ठभूमि रहा है वो बहुत ही ज्यादा विख्यात रहा है, ठीक है। तो शिक्षा का जो सार्वजनिकरण बोलते हैं या लोकव्यापीकरण बोलते हैं, मतलब सार्वजनिकरण करना, सार्वजनिक सभी के लिए। तो शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण की बात करें तो फ्रेंड्स इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी व्यक्तियों को बराबर बराबर निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रदान करना या उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लोकव्यापीकरण या सार्वजनिकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के बीच निःशुल्क एवं अनिवार्य उपलब्ध करा देना ही क्या कहलाता है, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि एक लिमिटेशन हमने सेट किया है, उस लिमिट तक जो भी लोग आते हैं, है ना, उस लिमिट के अंदर में जितने भी लोग आते हैं सभी को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा देना, यही हमारा क्या कहलाएगा, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो संकल्पना थी ये प्राचीन काल में ही इसको विकसित कर दी गई थी, इसके बारे में पहले से ही चर्चा कर दी गई थी। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना था। मतलब हमारा जो टारगेट क्या था कि शिक्षा को उन सभी लोगों के बीच लेकर जाना था, उनकी ओर उन्मुख करना था, खासकर गरीबी रेखा के बीच के लोगों के बीच इसको लेके जाना था, ताकि वो इसको आत्मसात कर सके और आत्मसात करके अपनी चेतना को जागृत कर सके और चेतना जागृत करने के साथ साथ वो अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जो उनका जीवन यापन है उसके स्तर को उठा सके, साथ ही साथ वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सके। यही उद्देश्य था शिक्षा के सार्वभौमिकरण का। क्योंकि फ्रेंड्स स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या था कि जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, वो शुरुआत से ही ऐसा बोला गया था कि यही लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे। बाकी जो हरिजन जाति के लोग थे या जो नीचे दबके के जाति के लोग थे या जो लोग नौकरी करते थे, उनको इससे वंचित रखा जाता था, उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया। और जब भी कुछ लोग आगे बढ़ने का प्रयास किए तो उनको दबा दिया गया, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे या जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, जो ये मानते थे कि नहीं, शिक्षा हम ही लोग के लिए है, हम ही लोग इस पे एक छत्र राज करेंगे और दूसरे को नहीं करने देंगे। इसके पीछे उनका आशय ये था कि वो चाहते थे कि अगर ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षा अगर ग्रहण कर लिए तो ये हमारे बराबरी में आ जाएंगे और हमको ये दबा देंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा से उन लोगों ने टारगेट किया कि नहीं, इनको हमेशा से शिक्षा से वंचित रखा जाए, इनको शिक्षा दूर दूर तक इनको दिखाई न दे, ये इससे हमेशा वंचित रह जाए। ऐसे पाने के कुछ जो उच्च जाति के लोग थे उनका मानना था। कहीं इसीलिए हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चला गया, क्योंकि शिक्षा जो था सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यही बातें शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पृष्ठभूमि में कही गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए।
जैसे आपके बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा को ऊपर ले जाने में। इन लोगों का हमेशा से ये मत रहा है कि नहीं, जो नीचे के लोग हैं उन तक शिक्षा को पहुंचाई जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उनका जो जीवन यापन का स्तर है उनको बढ़ाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनका जो जीवन यापन के लिए जो उद्योग है उसमें वो लोग पारंगत हो और कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन यापन वो लोग कर सके, साथ ही साथ अपना योगदान भी वो राष्ट्र निर्माण में दे सके। ये सारी बातें आप लोग इस पॉइंट के अंदर में लिख सकते हैं। कुछ और पॉइंट है, जैसे संविधान की धारा 45 के अनुसार, हाँ अभी निःशुल्क शिक्षा की मैंने बात कही थी, वही बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे भारत का जो शैक्षणिक इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा, अभी मैंने बता ही दिया। इसकी ख्याति ने एक और देश विदेश के सभी लोगों को बुलाया। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि जो चीन के फाहियान थे वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा की। बहुत सारे लोग आए, हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि बिहार में स्थित है, नालंदा जिला में, वो बहुत ही फेमस था। वहाँ पे पूरे देश विदेश से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वहाँ से ग्रहण करके वो अपने देश को जाते थे। मतलब क्या है कि हमारा जो देश है शुरू से ही शिक्षा दीक्षा में बहुत अग्रणी रहा है, बहुत ही ख्याति प्राप्त रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये कहीं ना कहीं दब के रह गया। इसमें बहुत ज्यादा अवरोध उन लोगों ने पैदा कर दिया, ठीक है। इसी चीज को समाप्त करना ही हमारा क्या है लक्ष्य रहा, और इसी को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में लगातार मॉडिफिकेशन, लगातार चेंजेस होते रहा है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पृष्ठभूमि में लिख सकते हैं। कोई ज्यादा मतलब कोई ये नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, बस सोचना है, कुछ पॉइंट लेके और लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है भारतीय संविधान, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं जो भी पॉइंट पर आ रहा हूँ अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए, आप मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से सवाल आपका फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमेशा 2-2 क्वेश्चन रहते हैं और करके, ठीक है, तो कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे समाप्त करना है। तो अगला है भारतीय संविधान। फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग शुरू से बात कर रहे थे, हमारा यूनिट ही वही है, भारतीय संविधान और उसके राजनीतिक या संवैधानिक प्रावधान। तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, जिसको निर्माण करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, बहुत सारे लोगों ने अपना इसमें योगदान दिया गया था। और संविधान के पिता की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर का योगदान अतुल्य है, ठीक है ना। उन्होंने एक जबरदस्त योगदान दिया भारतीय संविधान के निर्माण में। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत लोगों का योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना, कितने दिनों में बना। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो भारतीय संविधान थे इसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, ठीक है ना। 2 साल 11 महीना, 2 years 11 months and 18 days, ठीक है ना। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में, बनाने में। इसको बनाने में बहुत सारी कमेटी, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। साथ ही साथ जो इसका अंगीकरण किया गया था वो फ्रेंड 26 नवंबर 1949 को इसका अंगीकरण किया गया था। मतलब संविधान का जो कुछ पार्ट था उसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, लेकिन संपूर्ण संविधान का जो लागूकरण था, मतलब जो लागू किया गया था वो था आपका, याद रखिएगा, तो 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। और इसी दिवस को हम लोग भारतीय गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग 26 जनवरी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी दिन हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, लेकिन अंगीकृत कब किया गया था, तो वो 26 नवंबर को किया गया था 1949 को, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ और बातें हैं, देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण था जो था एक विशेष समय पर एक विशेष समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि अधिकांश बातें वो लिखित है ना। हमारा जो भारतीय संविधान है वो देखा जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया है। हालांकि हमसे पहले जो लिखित सबसे बड़ा संविधान था वो अमेरिका का था, लेकिन उसके बाद जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो हमारे इंडिया यानी हमारे भारत देश का है, जिसमें 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा 395 अनुच्छेद
और 8 अनुसूची और 22 भाग इसमें रखे गए थे। ये प्रारंभ की बात है, लेकिन वर्तमान में फ्रेंड्स बात करें तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। क्योंकि बहुत सारे संशोधन होते रहे, लगभग 100 संशोधन हुए हैं अनुच्छेद में। संशोधन का मतलब होता है कि कुछ चेंजेज उसमें होते गए, कुछ और नियम कानून जोड़े गए, कुछ और अनुच्छेद उसमें जोड़े गए हैं। तो प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, ठीक है ना। लेकिन अब वर्तमान में कितने? तो 465 अनुच्छेद है और 22 भाग है और 12 अनुसूची है, ठीक है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का ही है, याद रखिएगा इसको भी। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, मतलब हमारा जो संविधान था उसका क्या क्वालिटी था, है ना। बिना क्वालिटी का तो बात होगा ही नहीं। हम अपने संविधान का चर्चा कर रहे हैं, उसका बड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारा गुणगान कर रहे हैं, मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी जिसको समझना जरूरी है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वर्णन करें, ठीक है ना। ये आपका लॉन्ग टर्म में 10 मार्क्स से क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो विशेषताएं है वो है लिखित और निर्मित संविधान। अभी मैंने बताया कि भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ संविधान है और जिसका निर्माण किया गया, ठीक है ना। हमसे पहले क्या था? तो वो अमेरिका का था। अनुच्छेद की बात करें तो आप बता सकते हैं 395 अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान, अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का ही है। अगला है संविधान की प्रस्तावना। फ्रेंड्स ये जो है ना संविधान की प्रस्तावना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम लोग इसको ना संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या था फ्रेंड्स की चूंकि ये आत्मा है मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें कुछ बातें कही गई है कि प्रस्तावना जो है संविधान के लक्ष्य तथा उद्देश्य को दर्शाता है। जी हाँ, है ना। प्रस्तावना में क्या होता है कि संविधान का जो लक्ष्य था, जो उसका उद्देश्य था, उसकी बातें इसमें कही गई है। इसके अलावा प्रारंभ में यह संविधान का अंग नहीं था, मैंने जब संविधान जब बना था उस समय ये अंग नहीं था, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया क्योंकि बाद में इसकी आवश्यकता आन पड़ी थी और तब जाके इसको भारतीय संविधान के साथ इसको जोड़ दिया गया। प्रस्तावना का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भाषा को समझने में कठिनाई होती है। मतलब अभी मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज किया था फ्रेंड्स की भाषा संरक्षण तथा भाषा की शिक्षा। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में सबसे जो विवादास्पद रहा था वो था भाषा। इसी चीज को समाप्त करने के लिए इसको लाया गया था। मतलब संविधान की प्रस्तावना को लाने का जो औचित्य था वो यह था कि भाषा का जो प्रॉब्लम चल रहा था, भाषा की जो समस्या थी उसको समाप्त करना, ठीक है ना। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था और इसी में आपका धर्मनिरपेक्ष है या फिर एकल नागरिकता की बात कर ले या फिर अखंडता की बात कर ले या समाजवादी की बात कर ले, ये सब आपके प्रस्तावना में ही जुड़ा गया है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे संविधान का एक हिस्सा था जिसको बाद में जाके जोड़ दिया गया है। अगला चौथा है भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश। हाँ फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म, इसको भी समझिएगा कि हमारा जो संविधान था, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान था, ये केवल हमारे समिति के द्वारा तो बनाया गया था। मतलब कहने का यह है कि इसको बनाने में बहुत सारे अन्य देशों के संविधान से भी लिया गया था। मतलब हर देश का जो संविधान था ना उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट उसको वहां से क्या किया गया, लिया गया है और उन सब का समावेश मतलब सबको मिला के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ उसके संविधान के नियम कानून, कुछ अनुच्छेद, कुछ अनुसूची, कुछ भाग को लिया गया है और तब जाके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। जैसे ब्रिटेन की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता को लिया गया है ना। मतलब जैसे जैसे यूज हुआ लोगों को लगा कि नहीं ये होना चाहिए तो वहां से उसको ले लिया गया। कनाडा की बात करें फ्रेंड्स, तो कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अमेरिका की बात करें फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया इसमें कि राष्ट्रपति पे आप महाभियोग चला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो 5 साल राज्य करेगा, ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो उसको महाभियोग के माध्यम से उसको हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च अधिकार दिया गया, संविधान का सर्वोच्चता की बात की गई है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की बात की गई है, वो सब कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व है, ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपके संवर्ती सूची को लिया गया है जहाँ पे शिक्षा को राज्य का अधिकार राज्य को सौंप दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब संविधान में जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं वो कहाँ से लिए गए, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गया।
मतलब इस पॉइंट का पूरा सारांश ये है कि हर देश के संविधान से कुछ अनुच्छेद, कुछ नियम कानून को लेके और भारतीय संविधान को बनाया गया। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, लोकतंत्रात्मक राज्य। अभी मैंने यहाँ पे चर्चा की था लोकतंत्र, भारत कैसा देश है तो लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे सभी लोगों को बराबर राजनीतिक अधिकार है। लोग अपने हिसाब से अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपने हिसाब से अपने लोगों को चुनते हैं, शासक को चुनते हैं और वहाँ की शासन व्यवस्था को बनाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात की फ्रेंड्स, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया, किसी धर्म को ज़्यादा या कम नहीं आंका गया, सबके लिए बराबर दिया गया। इसको शिक्षा में नहीं रखा गया, इसको शिक्षा से हटा के रखा गया। ठीक है, इसके बाद गणराज्यता। गणराज्यता वही बात है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार है, अपने हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, शासक को चुनते हैं, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति या कोई राजा का वंश हिस्सा नहीं लेता। ये सब बातें इसमें की गई है। समाजवादी का मतलब वही है कि भारत में हमेशा से संपत्ति को लेकर या बंटवारा को लेकर हमेशा से क्या है, विवाद होते रहा है या विषमता रह गई है। मतलब उसमें बराबर बंटवारा हो, कहीं से विषमता ना आए, उसको देखने के लिए समाजवादी का निर्माण किया गया। इसके बाद कठोरता और लचीलापन का संबंध है फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब है कि भारतीय संविधान था, इसमें दो चीज रखा गया, एक कठोरता और एक लचीलापन, दोनों को मिलाकर भारतीय संविधान में रखा गया, बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, लचीलापन का मतलब है कि जिसमें संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सके, उसी को लचीलापन बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया। लेकिन जो संविधान बनाया गया भारतीय संविधान का, उसमें अधिकांशतः क्या है, कठोरता रखी गई है। मतलब उसमें कोई ज्यादा हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें कहा गया अनुच्छेद 368 के अनुसार समस्त संसद के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के माध्यम से हम अगर चाहें तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा नियम कानून ज्यादा रख दिया गया। 368 अनुच्छेद 368 में कहा गया कि जो भी संसद है या संसद के सदस्य हैं जो बहुमत में भाग लेते हैं, अगर वो 2/3 बहुमत को पारित कर देते हैं तो उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें नियम कानून पारित हो सकता है या चेंजेस हो सकता है, वही बात की गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में याद रखिएगा कि लचीलापन से ज्यादा कठोरता है। अगला है मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार शुरुआत में जो था भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, ये सारे अधिकार किसमें थे, मौलिक अधिकार में थे। और शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे सभी व्यक्ति के, सभी नागरिकों के लिए। लेकिन बाद में चल के इसको संपत्ति का जो अधिकार था, जो इसमें आता था पहले, उसको इससे बाहर कर दिया गया। मतलब वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हम लोगों के पास है। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब हुआ कि सभी व्यक्तियों का एक अपना कर्तव्य, एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस अधिकार को समझना और उस अधिकार को समझ के वो अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान देना ही क्या कहलाता है, तो मौलिक कर्तव्य कहलाता है या मौलिक अधिकार। ठीक है ना, आगे बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब संविधान संशोधन में ये भी कहा गया था कि भाई सार्वजनिक रूप से, मतलब लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण के रूप से जो भी वयस्क व्यक्ति हैं वो अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग, मतलब वोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं ना, जो अथॉरिटी को दिया गया, वो उसका यूज कर सकते हैं अपने शासक को चुनने के लिए। और इसमें कहा गया है कि 18 साल की महिला और 21 साल का पुरुष, 18 साल के जो भी व्यक्ति है वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद है एकल नागरिकता। ये संविधान संशोधन का भी ये भी एक विशेषता है फ्रेंड्स कि भारत में जो था एकल नागरिकता को प्रधानता दी गई है बाकी देशों के तुलना में, क्योंकि बाकी देश में एकल नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को भारत में एक ही अधिकार दिया जाएगा, एक ही नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका का आके भारत में बस जाएगा और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है भारत में, उसको एकल नागरिकता ही मिलेगी। इसको इसलिए किया गया ताकि जो एकता है ना वो भारत की बनी रहे। ठीक है ना, हालांकि ये भी चीज कहा गया कि भाई